नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में रविवार को 18 से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन बंद किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन खत्म होने के चलते इस फैसले को लिया गया है। साथ ही कहा कि सभी विदेशी वैक्सीन कंपनियों की वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल करने की तुरंत इजाजत दी जाए। शहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दी जाए। बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाई, इन सब की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के घातक असर से बचाने में वैक्सीन ही सबसे ज्यादा असरदार हथियार है। वैक्सीन की कमी केवल सरकार की चिंता नहीं है, आम आदमी भी वैक्सीन के इस संकट से बहुत डरा हुआ है। कल एक अम्मा का फोन आया, बोली मुझे और मेरे बेटे को वैक्सीन लगवानी है। मैंने पूछा अम्मा कितनी उम्र है दोनों की? बोली मेरी उम्र 65 साल है, मेरे बेटे की उम्र 35 साल। मैंने कहा अम्मा युवाओं की वैक्सीन तो खत्म हो गई, आपको लगवा दूंगा। थोड़ा सोच के बोली अच्छा मेरे वाली वैक्सीन मेरे बेटे को लगवा दे, वो नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है, मैं तो बूढ़ी हो गई, उसे तो आगे परिवार भी संभालना है, इसलिए उसका सुरक्षित रहना जरूरी है। ये सुन के दिल में बहुत। कोरोना महामारी के साथ साथ अब ब्लैक फंगस ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। पहले से बिगड़े हालातों के बीच ब्लैक फंगस की दवा भी बाजारों से नदारद नजर आ रही है। ऐसे में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से हरियाणा के लिए दवा मांगी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने माना कि इस बीमारी के इंजेक्शंस की काफी कमी है। ऐसे में केंद्र से 12,000 इंजेक्शंस की मांग की गई है। वही बीमारी की गंभीरता को देखते हुए विदेशों से दवा मंगवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पीजीआई के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम को ब्लैक फंगस के लिए कोई वैकल्पिक दवा खोजने की जिम्मेदारी दी है, ताकि जब ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की कमी हो तब तक कोई वैकल्पिक दवा मरीजों को दी जा सके। ऐसे में अनिल विज ने इस तैयारी में किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाए, क्या कुछ उसको लेकर कहा, यह हम आपको बता रहे हैं। जहां पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए केंद्र से दवा मंगवा दी गई है, 12,000 इंजेक्शन की मांग की गई है, साथ ही वैकल्पिक दवा के ऑप्शन को खुला रखने को लेकर भी डॉक्टर्स को हिदायत दी गई है। जितने हिंदुस्तान में मिल सक रही है उतने हम हासिल कर रहे हैं। कुछ मात्रा में हमें मिली भी है, और वो जो हमने एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है उनको कह दिया है कि वो गंभीरता के हिसाब से जो ज़्यादा जिसको ज़रूरत है उसको पहले दी जाए और वो दी जाए, लेकिन काफ़ी कम हैं जो इंजेक्शन्स मिल रहे हैं। हमने 12,000 इंजेक्शन्स की केंद्र सरकार से भी मांग की है और विदेशों से भी इंपोर्ट करने के लिए कल हमने फाइल मूव कर दी। हरियाणा सरकार ने अब एक और बड़ा निर्णय लिया है। अगर कोरोना ड्यूटी करते वक्त किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 20 लाख रुपए सरकार देगी। इससे पहले सरकार ने डॉक्टरों को 50 लाख और पुलिस को 30 लाख देने का निर्णय भी लिया था। तो कोरोना काल में सरकारी राहत दी जा रही है। अगर कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई तो सफाई कर्मचारियों के परिवार वालों को 20 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा पुलिसकर्मी के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो वहीं डॉक्टर्स के लिए इस राशि को 50 लाख तय किया गया है। ने फैसला किया है कि सफाई कर्मचारी अगर कोरोना ड्यूटी करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। डॉक्टरों को 50 लाख दे रहे हैं, पुलिस को 30 लाख रुपए दे रहे हैं और सफाई कर्मचारियों को 20 लाख रुपए देने का फैसला किया। तो वहीं रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने स्टेरॉइड बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बिना प्रिस्क्रिप्शन ब्लैक फंगस की दवा दे रहे मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी भी की गई। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 मेडिकल स्टोर्स को सील भी किया है।
फंगस है, म्यूकरमायोसिस जिसको बोलते हैं, वो स्टेरॉइड्स के यूज़ के कारण फैलता जा रहा है। तो आज हमने उसी के संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर रिवाड़ी के भी आदेशों के अनुसार पालना करते हुए एक कार्रवाई करी थी और अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पे हमने चेकिंग करी है। जहाँ पे भी हमें स्टेरॉइड्स का रिकॉर्ड नहीं मिला, हमने उन दुकानों को सील किया है। पूरे रिवाड़ी में आज ये जांच हमने की है और 3 मेडिकल स्टोरों को सील किया है और अभी भी आगे की कार्रवाई चल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का कहना है कि गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पिछले 25 सालों से मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हर मोर्चे पर ये विफल ही रहे हैं। उन्होंने गंगा में शव मिलने के मामले को लेकर प्रदेश सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि रात 12 से 2 के बीच बलिया के पास पुल से शव गिराए गए, जो नमामि गंगे के नियमों का उल्लंघन भी है। इससे प्रदूषण स्तर बढ़ता है, लोगों की आस्था पर आघात भी होता है, क्योंकि 2525 किलोमीटर लंबी गंगा में रोजाना 20 लाख से ज्यादा लोग डुबकी लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी और इनके अंतरंग मित्र दल एक के बाद एक जगह के ऊपर शिकस्त खा रहे हैं। इन्होंने किसानों को भड़काया और जिस पंजाब ने तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की थी, उसी पंजाब में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद हुई है और सरसों 4640 रुपए था एमएसपी, 8000 रुपया क्विंटल बिक रही है। गेहूं से दुगने दामों पर बिक रही है। गंगा में सब बह रहे हैं, मानता हूं बह रहे हैं, मेरे महकमे से भी उसका संबंध है। मैंने अपने सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग बुलाकर सारी चीजों की समीक्षा की और शुरू में जो हमारे पास रिपोर्ट आई कि रात के 12 बजे और 2 बजे के बीच में बलिया के पास एक पुल है, उस पुल से लाशें यमुना में डाली जा रही हैं, जो कि हमारा नमामि गंगे का एक्ट है, उसकी धाराओं के बिल्कुल खिलाफ है और इस प्रकार का कृत्य दंडनीय अपराध है। हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह मुख्यमंत्री और सरकार की आलोचना कर रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 144 आम जनता के लिए लगाई जाती है, न कि मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जाएंगे वहां पर उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारी और अधिकारी तैनात होंगे। ऐसे में वहां पर 144 कैसे रहेगी। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री की काबिलियत है कि इतने कम समय में स्थिति को कंट्रोल किया। हिसार की घटना पर विपक्षी दल तर्क नहीं कुतर्क दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सभी जगह जाकर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि ऐसे कार्य जल्दी हों। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी अच्छी व्यवस्था और जितने कम टाइम में हिंदुस्तान में सरकार ने की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी दुनिया में कहीं भी इतनी अच्छी व्यवस्था इतने कम टाइम में किसी ने नहीं की है। चाहे पेशेंट का रेट लगा लो और चाहे आप मृत्यु दर लगा लो, पूरी दुनिया में सबसे कम भारत की है। अगर आप अमेरिका के साथ तुलना करो, चाहे आप इंग्लैंड के साथ तुलना करो, चाहे आप इटली के साथ तुलना करो, हमारी जो परफॉर्मेंस है उन सबसे बेटर है। तरीके में स्थिति है कि हमारे पास ऑक्सीजन सरप्लस है। कहीं आप एक भी पेशेंट आप ये नहीं बता सकते कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जहां तक बेड की बात है, आज आप एक भी स्थान ऐसा नहीं बता सकते जहां बेड की कोई कमी है। आज आईसीयू में कोई कमी नहीं, आज वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं। मैं आपको जो आंकड़ा है वही अभी आपके सामने रख देता हूं कि हमारे पास जो नॉन ऑक्सीजन बेड है वो 220 है, लेकिन 141 हमारे पास खाली है। इस धारा 144 को तोड़ने की बात करें, धारा 144 आम जनता के लिए लगाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जहां चलेगा तो 144 कैसे रहेगी? वहां जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा है,
तो वो तो 144 से तो ऊपर अपने आप ही चले जाएगी। मुख्यमंत्री की तो बात छोड़िए, अगर 144 में 4 आदमी इकट्ठे होते तो मेरी सुरक्षा में आदमी ज्यादा है उससे। तो से ये तर्क नहीं है, कुतर्क है, बिल्कुल ये कोई तर्क नहीं है, कुतर्क है ये। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जगह जाके उन हॉस्पिटलों को देख रहे थे। आमतौर पर भी मुझको में कहते हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री का चक्कर लग जाएगा तो हमारी सड़क बन जाएगी, अगर मुख्यमंत्री का चक्कर लग जाएगा तो हमारा पुल बन जाएगा, यार मुख्यमंत्री का चक्कर लग जाएगा तो हमारा स्कूल ठीक हो जाएगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में कई लोगों की आजीविका पर भी संकट गहराता जा रहा है। पलवल में पत्थर पर हाथ की दस्तकारी कर गुजारा करने वाले मजदूरों के सामने भी रोटी का संकट गहरा गया है। क्या है मजदूरों का हाल, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी नितिन शर्मा ने। एक तरफ देश जहां कोरोना जैसी महामारी को लेकर जूझ रहा है, वहीं देश में ऐसे छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस महामारी को लेकर अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं। वहीं आज हम पहुंचे हैं पलवल के पंचवटी कॉलोनी के सामने, जो ये पत्थर पे सिलबट्टे का काम करते हैं, पत्थर की दस्तकारी करते हैं, ऐसे परिवारों के पास जहां पर उन लोगों के पास पिछले लॉकडाउन में तो खाने पीने का सामान आ गया था, परंतु अब की बात ना तो उनका खाने पीने का कोई सामान मिला तो और बिल्कुल भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ना ही कोई उनकी सुबह से पैसों का कोई खरीदारी या कोई फरोख्त की जा रही है। कहीं ना कहीं ये लोग पूरी तरह से अब गरीबी से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि इनकी दस्तकारी आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दस्तकारी इन्होंने की हुई है और पूरी तरह से ये लोग अपनी इसी गुजर बसर के चलते, अपने इसी काम के चलते अपना पेट भर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आज पहले इनके लिए खाना तक आ जाता था, परंतु आज ना तो इनके लिए खाना आ रहा है, ना इनको सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े वायदे किए गए थे ना वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये गरीबी आज जो ये झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण है लॉकडाउन। लॉकडाउन में ऐसा परिवार जो इस गरीबी से जूझ रहा है तो उनको कहीं ना रोटी भी मोहताज नहीं होती है, क्योंकि कई बार तो सुबह का खाना जो खा लेते हैं वही रात तक रह जाता है और रात के बाद फिर अगले दिन सुबह कोई खाना दे जाए तो खा लेते हैं। क्या कहोगे, अब की बार सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली है, नहीं मिली है, और कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरे कुछ नहीं सुविधा मिली है सरकार की तरफ से, तो 1 रुपये भी नहीं मिला है। ऊपर एक आदमी की जाती है खा ले लेते हैं, उससे भी गुजारा नहीं होता, फिर क्या करें। कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? खुर्जा के। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो किस तरह की सुविधाएं सरकार से मिली थी और अब की बार क्या मिली है? सरकार की तरफ से तो हमें कुछ नहीं मिला है। जैसे कॉलोनी वाले नहीं है, हाँ, वो दे जाते थे कभी 5 किलो आटा, कभी 10 किलो। क्योंकि उनका साफ कहना है कि ना तो उनको सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए थे वो मिले हैं और ना ही कोई पढ़ाई की व्यवस्था इनके लिए की जा रही है, क्योंकि जो पैसे की तंगी है, कहीं ना कहीं वो पेट पालने को लेकर मजबूरी बन रही है, जिसको लेकर हम बात करते हैं ऐसे ही एक और परिवार से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या लगता है आपको कि जो पिछले लॉकडाउन में जो सुविधाएं सरकार की तरफ से थी, क्या अभी मिली आपको? अब तो कुछ भी नहीं मिला। तो किस तरह देखते हैं आप अपनी इस गरीबी को लेके? अभी तो बहुत मार तंगी बहुत चल रही है, काम धंधा ही नहीं है कुछ भी। तो अपना जो घर का गुजर बसर है वो किस तरह से कर रहे हैं? क्या कहीं से लेके कर रहे हैं या कैसे? लेके भी करना पड़ता है और कुछ ऐसा है, लेके भी करना पड़ता है। और ये है कि अगर एक आदमी कुछ बिक जाता है तो हो जाता, नहीं तो ऐसे ही फिर करना पड़ता है। क्या करें। तो कभी कोई प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आया या कभी आप उनसे मिले कि कुछ ऐसी कोई सुविधाएं आपको दी जाएं? कोई नहीं आया अभी। कोई भी नहीं आया। नहीं। तकरीबन 1 महीना लॉकडाउन को लेकर होने जा रहा है, परंतु इन परिवारों के लिए स्थिति जस की तस बनी हुई है, क्योंकि पिछले साल भी पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर ये परिवार बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, काम धंधे बिल्कुल चौपट हो गए थे, परंतु आज फिर इन परिवारों को इस गरीबी से जूझने के लिए फिर मजबूरन अपने आप को जीने के लिए कुछ ना कुछ कमाई का सोर्स ढूंढना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये पत्थर की दस्तकारी ना होती तो ये परिवार कहीं ना कहीं इस पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में अब जैसे बिल्कुल एकदम भूखे मरने तक की नौबत आ गई है इस गरीब परिवार को। तो कहीं ना कहीं ऐसे 8 से 10 परिवार हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनका यही है कि ताकि सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल जाए, कुछ मदद उनको मिल जाए तो वो अपने बच्चों को पाल सकें, अपने बच्चों के लिए कहीं एक अच्छा कोई खाना पीना अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकें और रह सकें।
कोई स्वास्थ्य सेवाएं भी उनको अगर यहाँ से मिल जाए, क्योंकि अगर उनको बच्चे इस आप तीसरी लहर की अगर हम बात करें तो बच्चों के ऊपर वो काफ़ी अटैकिंग बताई जा रही है। तो ऐसे परिवारों को लेकर भी सरकार को पूरी तरह सजग रहना होगा। जिन परिवारों को एक एक पैसे के लिए मुहताज होना पड़ता है, ऐसे परिवारों को सरकार की पूरी मदद करनी पड़ेगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। खबर सोनीपत से, जहां पर कोरोना महामारी में नियमों की पालना करवाने के लिए लगातार चालान प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है और इसी के तहत सोनीपत में 3000 मोटर व्हीकल्स चालान और 13000 फेस मास्क चालान किए गए, जिनमें से 492 चालान का पैसा वसूला जा चुका है और इसके साथ लगातार चालान प्रक्रिया भी चालू है। सोनीपत में लगातार बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को शुरुआती तौर पर न केवल समझाया गया बल्कि लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने घरों से लगातार बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के लिए सोनीपत में डीएसपी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर भर में मोटर व्हीकल चालान और फेस मास्क चालान लगातार करवाए जा रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, यानी कि अगर 1 मई से बात करें, टोटल जो हमारी चलानिंग टोटल हुई है, जो लगभग 3000 के करीब तो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के करीब के चलान हुए हैं और 6000 के करीब हमारे हुए हैं फेस मास्क के चलान। और जो टोटल अमाउंट की बात करूँ तो 492 चलान, यानी कि 3000 में से 492 चलान पेड हो चुके हैं, जिसका जुर्माना लगभग 10 लाख रुपये जमा हो चुका है और 2500 के करीब अभी चलान ऐसे हैं जिनका जुर्माना जमा होना बाकी है। आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में अंबाला शहर में मदद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा पिछले साल से ही जनता के साथ खड़े हैं। पिछली बार सैनिटाइजेशन के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर लोगों के घर तक पहुंचाए गए थे। इस बार भी पूर्व केंद्रीय मंत्री की टीम लगातार सैनिटाइजेशन करवा रही है, लेकिन इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए अंबाला में कोरोना सेफ्टी किट भी घर घर पहुंचाई जा रही है। अंबाला के खासपुरा गांव में सैनिटाइजेशन के साथ कोरोना सेफ्टी किट भी गांव वालों को दी गई ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सुरक्षित रह सके। कोरोना सेफ्टी किट में विटामिन सी, KN95 मास्क और सर्जिकल मास्क शामिल किए गए हैं। ये किट अंबाला के हर घर में पहुंचाई जाएगी ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर कोरोना महामारी से अपना बचाव कर सकें। आज खासपुरा गांव में हैं और इसके बाद नग्गल गांव में जाएंगे। तो हमने सभी गांव में जाना है। शर्मा जी का आदेश है कि हर गांव में ये कोरोना को बचाने के लिए किट हम जो जारी कर रहे हैं, इनको सब जगह पहुंचाओ। सैनिटाइजर मशीन भी हमारे साथ है, वो भी सैनिटाइजर भी कर रहे हैं। तो ये कार्य 1 महीने से हमारा चला हुआ है। किटें हमने आज पहले गाँव में शुरू की हैं, तो ये कार्य हमारा चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है जब तक कोरोना महामारी का अंत नहीं हो जाता तब तक विनोद शर्मा जी चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनकी टीम विनोद शर्मा के आदेश को लेकर के घर घर, गांव गांव, गली गली जा रही है और लोगों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जैसे जैसे शक्ति रानी शर्मा और विनोद शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने पिछली बार भी सैनिटाइज भी किया और सैनिटाइज़र बोतलें भी बांटी। अब किट है, किट में मास्क हैं N95 2 और 12 के 5 और विटामिन सी की 2 पत्ते हैं टैबलेट के, जो सारे लोगों को राहत पहुंचाएंगे। और ये विनोद शर्मा की जो सोच है वो एक मसीहा के रूप में बनकर सामने उतरे हैं और वो लोग भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और विनोद शर्मा ने हमें ये आदेश दिए हुए हैं कि जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं होती, आप इस मुहिम को जारी रखो। हर तरफ से मैं आपके साथ हूँ। जब से ये कोरोना महामारी ने एक भयानक रूप धारण किया है, तब से अंबाला की जनता को इससे राहत दिलवाने के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी व उनके स्वयंसेवकों की टीम दिन रात 24 घंटे एक किए हुए है लोगों की भलाई के लिए, लोगों को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए। इसी के तहत हमारी लगभग 6 टीमें जो 3 सैनिटाइजेशन के छिड़काव पर और 3 टीमें ऐसी हैं जो कोरोना सेफ्टी किट्स जो बांटने में लगी हुई हैं। और शहर के हर व्यक्ति तक हमें इस कोरोना किट्स को बचाना है ताकि कोरोना से उनका बचाव किया जा सके। मैं जो शर्मा जी की जो टीम सैनिटाइजर का स्प्रे और ये मेडिकल किट देने आई है गाँव में, तो इनका धन्यवाद करता हूँ। शर्मा जी ने पिछले बार भी बहुत ही सराहनीय कार्य करे, कोरोना की लड़ाई में बहुत योगदान दिया और अब की बारी बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है।
रतला की फतेहपुर अनाज मंडी में लापरवाही के चलते गेहूं की बर्बादी का मामला सामने आया, जहां पर बारिश के चलते सैकड़ों कट्टे बारिश में भीग गए। सैकड़ों गेहूं के कट्टों को आड़तियों की मदद से सुखाने का काम किया जा रहा है। अगर पहले की व्यवस्था की होती तो गेहूं की बर्बादी को रोका जा सकता था। नुकसान मंडी में कम से कम भी 20 से 25% नुकसान है, परंतु मंडी से बाहर जो गेहूं पड़ा हुआ है उसमें काफ़ी नुकसान है, जो खेतों में पड़ा हुआ है। इसकी वजह सर ये है कि कुछ तो देखो हम बताएं कि एक तो परचेज जो कि थोड़ी लेट हुई थी जी, उस परचेज लेट के कारण जो कि माल की तुलाई लेट हुई है, उसकी लिफ्टिंग तो उस हिसाब से फिर रेडी टू लिफ्ट होता है तो उसके हिसाब से लेट ही लिफ्ट होता जी। उसमें बेमौसम बरसात भी जो कि बरसात जो बेमौसम की हुई है, इसमें तो देखो इसको तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो कुदरत का सिस्टम है सब जी। परंतु और तो हमारे इसमें देखो जी कुछ नहीं है, परंतु पेमेंट हमारी जो पेमेंट वगैरह भी सही है। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।